नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर चहल हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ़र के बारे में। दोस्तों, जानेंगे कि सल्फ़र के शारीरिक और मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं और किन किन बीमारियों में बहुत ही यूज़फुल होती है। दोस्तों, और जानेंगे कि किस पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। सल्फ़र के शारीरिक लक्षण: दुबला पतला, झुककर चलने वाला, बदहजमी का शिकार, दुबलेपन में फौज से तुलना। इसका रोगी दुबला पतला होता है, सीधा नहीं चल सकता है, कुबड़ों की तरह झुक झुक कर चलता है, शरीर के कोने निकले दिखाई देते हैं, हड्डियां उभरी हुई बूढ़ों की तरह गर्दन नीचे किए चलता है, शरीर पुष्ट नहीं होता है, हाथ पांव दुबले होते हैं, रोगी का हाजमा भी ठीक नहीं होता है, पोषण क्रिया के विकार के कारण रोगी निर्बल होता है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, घर में बैठा रहता है, अपने कमरे में बंद पड़ा पुस्तकों का कीड़ा बन जाता है, खुली हवा में चलता फिरता नहीं, व्यायाम नहीं करता, तब उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि जो कुछ भी खाता है उससे शरीर का ठीक तरह से पोषण नहीं हो पाता है, वह पतला हो जाता है, चलता भी झुका हुआ, बैठता भी झुका हुआ, टिक कर एक स्थान पर खड़ा नहीं रह सकता। परंतु पतले होने का यह मतलब नहीं कि मोटे व्यक्तियों के लिए यह मेडिसिन नहीं है। सल्फ़र के रोगी के लिए एक जगह टिक कर खड़ा न हो सकना बड़ा मुख्य लक्षण है। दुबलेपन में फौज से तुलना: फौज में सल्फ़र की बदबू नहीं है। यह औषधि तथा फॉस्फोरस दुबलेपन में एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों पतले दुबले, कंधे झुकाकर चलने वाले हैं। दोनों के लिए एक जगह टिककर खड़ा रहना कठिन है। दोनों का चेहरा बड़ा कोमल दिखता है। दोनों रक्तहीन होते हैं। डॉक्टर नैस कहते हैं कि सल्फ़र और फॉस दोनों में इतनी समानता है कि अगर फॉस्फोरस में भी सोरा दोष इतना प्रबल होता जितना प्रबल यह सल्फ़र में है तो ये दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक होती कि इन्हें अलग समझना ही कठिन हो जाता। फिर भी सल्फ़र की तेज बदबू, मैलापन, त्वचा के रोग इससे फॉस्फोरस से पृथक कर देते हैं। सल्फ़र के शारीरिक लक्षण: यह मैला कुचला, बिखरे बाल, न नहाने वाला। इस रोग का एक और भी शारीरिक रूप से जिसे देखकर झट से सल्फ़र का रोगी पहचाना जा सकता है, वह देखने में मैला कुचला होता है, बाल बिखरे हुए, न जाने कब से कंघी नहीं कि चेहरा इसका लाल होता है। ऐसी बात पर चेहरे पर लाली आ जाती है, हर मौसम का प्रभाव चेहरे पर नज़र आता है, चेहरा हर समय मैला दिखता है, कितना भी वह नहाए धोए मैलापन उससे नहीं छूटता। अगर रोगी बच्चा है तो माँ चाहे उसे कितनी बार नहलाए, ऐसा लगता है कि वह नहाया ही नहीं है। बच्चे इतने गंदे होते हैं कि नाक का मल होठों पर आते ही मना करने पर भी उसे चाट जाते हैं। सल्फ़र के शारीरिक लक्षण: रोगी से दुर्गंध आती है, स्नान करना पसंद नहीं करता। दुर्गंध में सोराइनम से तुलना करें तो इस रोगी के शरीर से इतनी दुर्गंध आती है कि दूर से उसे दुर्गंध से पहचाना जा सकता है। यह दुर्गंध इसलिए ही नहीं आती क्योंकि वह अपने आप को धोता नहीं है, वह अपने को कितना ही क्यों न धोए, यह दुर्गंध उसका पीछा नहीं छोड़ती। वैसे गंदे लोगों के लिए स्वाभाविक है, वह स्नान करना पसंद भी नहीं करता है। केवल स्नान न करने के लक्षण पर सल्फ़र दे देना उचित
चिकित्सा नहीं है। कई बच्चे सर्दियों में स्नान करना पसंद नहीं करते हैं। स्नान न करने पर सल्फर तब देना चाहिए अगर या तो व्यक्ति का स्वभाव ही गंदा रहने का हो या स्नान करने से उसके रोग में वृद्धि हो जाती हो। दुर्गंध में सोराइनम से तुलना। सोराइनम अत्यंत शीत प्रधान है। जहाँ तक दुर्गंध और त्वचा के रोगों का संबंध है, सल्फर और सोराइनम एक ही कोटि में आते हैं। फिर भी सोराइनम में त्वचा के रोग सल्फर से ज़्यादा पाए जाते हैं। दुर्गंध दोनों में पाई जाती है, परंतु सोराइनम अत्यंत शीत प्रधान है। गर्मी में भी वह गर्म कपड़ा ओढ़े रहता है। ठंड उसे इतना सताती है, सल्फर का रोगी प्राय अपने मकान के दरवाजे खिड़कियां खुली रखना चाहता है। उससे मुख्य तौर पर शीत प्रधान नहीं कहा जा सकता, वह मध्य तापमान का है। सल्फर के शारीरिक लक्षण स्वयं दुर्गंध छोड़ता है, परंतु अपनी दुर्गंध को भी बर्दाश्त नहीं करता। सल्फर का मरीज दुर्गंध से परेशान हो जाता है, परंतु यह अचंभे की बात है कि सल्फर का मरीज बच्चा नाक, आँख या अन्य अंगों से दुर्गंध स्रव को चाट जाता है। रोगी अपनी गंध से भी घिनौनापन अनुभव करता है। अपनी सांस की गंध से भी उसे उबकाई आती है। अपने मल से उसे ऐसी दुर्गंध आती है कि पैखाना होने के बाद भी उसे पैखाने की बू हर जगह पकड़े रखती है। दिन भर उसे अपने पैखाने की ही बू आती रहती है। वह अपनी बगल को, अपने जननांगों को कितना भी धोए, उनसे बू आती ही रहती है। सल्फर के मानसिक लक्षण स्वार्थी मनोवृत्ति। इस रोगी की मनोवृत्ति अत्यंत स्वार्थमयी होती है। उसे अपने स्वयं अन्य किसी के मनोभावों का ख्याल नहीं होता है। वह जो कुछ भी सोचता है या करता है अपने ही फायदे के लिए करता है। किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का उसके स्वभाव का अंग नहीं है। स्वार्थ वृत्ति उसका चरित्र लक्षण है। सल्फर के मानसिक लक्षण चिथड़े में लिपटा दार्शनिक। हैरिंग ने सल्फर के रोगी को चिथड़े में लिपटा दार्शनिक का नाम दिया है। दार्शनिक वैज्ञानिक दिन रात एक करके किसी प्रश्न को समाधान में जुटा रहता है। उसे कपड़े की चिंता नहीं, कपड़े फटे पड़े हैं, सिर के बाल बढ़ गए हैं, कई दिनों से हजामत नहीं की, पुस्तक का ढेर टेबल पर अस्त व्यस्त बेतरतीब पड़ा है, हर वस्तु बेढंगी, परवाह नहीं कि मनोवृत्ति में वह रहता है। उसके कपड़े कई दिनों से बदले हों, परंतु उसकी उसे चिंता नहीं होती है। वह अपने को बड़ा दार्शनिक वैज्ञानिक समझता है और उसे यह सोचकर निराशा होती है कि दुनिया उसकी कद्र नहीं करती। प्राय देखा गया है कि ऐसे बूढ़े दार्शनिक को जब सल्फर दिया जाता है तब कुछ देर बाद उसे रहने के तरीका ही बदल जाता है। वह हजामत कराने लगता है, कपड़ा साफ पहनने लगता है। कई ऐसे पागल होते हैं जो चिथड़े पहनकर अपने को आलीशान समझते हैं, अत्यंत खूबसूरत। ऐसी हालत में बड़े प्रसन्न दिखते हैं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, अत्यंत हर्ष में मग्न। बदसूरती में भी उन्हें सुंदरता ही सुंदरता दिखना पड़ती है। सल्फर के मानसिक लक्षणों में कुछ काम न कर निठल्ला बैठा रहता है। काम न करने में फौस और सीपिया से तुलना की जाए तो रोगी कुछ काम नहीं करता, निठल्ला बैठा रहता है। उसकी स्त्री सब काम काज करती है, कपड़े धोती है और उसकी देख रेख करती है। वह समझता है कि उसकी स्त्री इसी काम के लायक है। इस रोगी में संस्कृति का कुछ अंश भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल जंगली
का सा हो जाता है। आर्सेनिक के शराफत पसंद रोगी से बिल्कुल उल्टा अक्खड़ होता है। सल्फर के मानसिक लक्षण: अपने को बहुत बड़ा समझता है, वह अपने को बहुत बड़ा कल्पित करता है, अपने को राजा कहता है, शिक्षा को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, पढ़े लिखे साहित्यकों को घृणित समझता है, उनकी योग्यता को भी हे गिनती उसे आश्चर्य होता है कि लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि वह शिक्षा और बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति है। जलन: हाथ पैर की जलन, तरेरे आना, भग की जलन की अन्य औषधियों की तुलना करें। इसके व्यापक लक्षणों में जलन का मुख्य स्थान है। गंधक के लिए प्रसिद्ध है कि नरक में गंधक लगातार जला करती है। यह बात किसी ने यूं ही नहीं कही। रोगी को सिर के भीतर बाहर आंखों में हर जगह जलन का अनुभव होता है। नाक से जलता हुआ पानी बहता है, चेहरे पर जलन होती है, जीभ में जलन के साथ दर्द होता है, मुंह में छाले जलते अनुभव होते हैं, गला पक जाता है परंतु साथ ही गले में जलन होती है। पहले गले के दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ पेट में जलन, गुदा प्रदेश में जलन के साथ भारीपन, जलते अंगारों के समान, बवासीर के मस्से, बाहों में जलन, मूत्र प्रणाली में जलन, स्त्री के भग में जलन, पीठ की दोनों फलकस्थियों के बीच में जलन, हाथों में जलन, पैरों में जलन, हाथ पैरों की जलन ऐसी कि रोगी हाथ तथा पैरों को ओढ़ने से बाहर रखने का प्रयत्न करता है। गर्म तरेरें जैसे वृद्धावस्था में रजोरोध के समय स्त्रियों को आया करती है। सारे शरीर में त्वचा की जलन, फोड़े फुंसियों की खुजलाने पर जलन। इस औषधि में इतनी सर्वव्यापी जलन पाई जाती है कि जलन को इसका मुख्य लक्षण कहा जा सकता है। जब रोगी जलन की शिकायत करे तब सल्फर की तरफ ध्यान जाना अनिवार्य है। शरीर का प्रत्येक हिस्सा जलता है, शरीर में कहीं रक्त संचय हो जाता है इसलिए जलता है। त्वचा जलती है, सारी त्वचा नहीं जलती, कुछ हिस्सा यहाँ कुछ वहाँ, भिन्न भिन्न स्थान में जलन होती है। शरीर की ग्रंथियाँ जलती हैं, पेट, फेफड़े, आंतें, पेशाब, मूत्राशय किसी न किसी जगह जलन पाई जाती है। शरीर के स्राव जितने भी सीक्रेशन होते हैं, जुकाम, प्रदर, पेशाब, मल आदि जलते तथा खराशदार होते हैं। रोगी के सब श्लेष्मिक संस्थानों पर इसका प्रभाव है। जहाँ जहाँ भी श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ वहाँ से स्राव हो सकता है। जुकाम का पानी नाक से बाहर होठों को जहाँ जहाँ छूता है वहाँ वहाँ खराश पैदा करता है, जलन पैदा करता है, उन स्थानों को काटता सा जाता है। यह स्राव होठों को जलाता जाता है, इतना तेज होता है, इसके बहने से जिस जिस स्थान को यह छूता है वे लाल हो जाते हैं। प्रदर का स्राव जननांग में जलन पैदा करता है, पतला दस्त गुदा में जलन पैदा करता है, सारा गुदा प्रदेश लाल हो जाता है। स्त्रियों के रोगों में अगर पेशाब का एक बूंद भी रह जाए तो जननांग में जलन होने लगती है। इस बूंद को कपड़े से पोंछ देना काफ़ी नहीं होता है, इसे पानी से धो डालने पर ही जलन शांत होती है। इतना तेजाब की तरह तेज इसका असर होता है। बच्चों के गुदा प्रदेश के दोनों तरफ के हिस्से मल की तेजी से लाल पड़ जाते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि इस औषधि में रोगी का हर किसी अंग का स्राव जहाँ जहाँ से छूता हुआ गुजरता है वहाँ वहाँ जलन, खराश, लाली पैदा कर देता है। स्रावों का खराशदार होने से स्राव लगने के कारण अंग लाल रहते हैं।
औषधि का स्राव इतना तेज होता है कि जहाँ जहाँ छूता है वहाँ वहाँ अंग को छील देता है। यही कारण है कि जहाँ छिलता है वहाँ रुधिर का संचार हो जाता है, वह स्थान लाल हो जाता है। अंग का लाल होना इस औषधि का चरित्रगत लक्षण है। भिन्न भिन्न निकास के स्थान लाल रहते हैं। होठ, सिंदूर, केसे लाल, जननांग का अग्रभाग लाल, भाग लाल, गुदा लाल, आँखों के कोने लाल, कान लाल। अंगों की लालिमा को देखकर सल्फर को स्मरण करना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है रोग के लक्षणों का रात को बढ़ना। इस मेडिसिन में रोग के लक्षणों का रात को बढ़ना विशेष रूप से पाया जाता है। रात को सांस रुकने का दौरा पड़ता है। सोते सोते रोगी एकदम पूरा जाग उठता है। दोपहर की ऊँघाई आती है। शाम को सूर्य ढलने के बाद निंदासा हो जाता है, परंतु सारी रात नींद नहीं आती है। सिर दर्द शाम को खाने के बाद शुरू होता है और ज्यों-ज्यों रात बढ़ती है सिर दर्द भी बढ़ता जाता है। इस दर्द के कारण वह सो नहीं सकता। सब प्रकार के दर्द रात को हुआ करते हैं। यह बड़ा करते हैं। रात को प्यास सताती है। रोगी बिस्तर में लेटता है। खुजली शुरू हो जाती है। रात को लक्षणों का प्रकट होना, यह बढ़ जाना इसका व्यापक लक्षण है। मध्य दिन प्रति सप्ताह या प्रति 2 सप्ताह में रोग का बढ़ना। जैसा रात को रोग का बढ़ना सल्फर में पाया जाता है, वैसे ही मध्य दिन दोपहर के रोग का बढ़ना भी इसमें पाया जाता है। ठीक दोपहर को जाड़ा लगकर बुखार चढ़ जाता है, ज्वर आ रहा होता है, दोपहर को बढ़ जाता है। मानसिक लक्षण दोपहर को बढ़ जाते हैं। सिर दर्द दोपहर को अपने शिखर पर चला जाता है। कई शिकायतें हर 7वें हर 14वें दिन नियम पूर्वक प्रकट होती हैं, यह भी सल्फर का लक्षण है। सिर दर्द हर 7वें दिन हो, हर 14वें दिन हो, इसी प्रकार अन्य कोई रोग नियम पूर्वक हर 7वें या हर 14वें दिन प्रकट हो तो यह औषधि का लक्षण है। नेक्स्ट सिम्टम है प्रातःकाल उठते ही दस्त की हजत और फिर दिन भर ठीक रहना। इस औषधि का अपना विशेष समय बंधा होता है। यह मध्य रात्रि के बाद और सवेरे उठने के समय रोगी को परेशान करती है। प्राय दस्त की हजत उस समय होती है जब व्यक्ति सोकर उठाने की सोच रहा होता है। दस्त की हजत इतनी तेज होती है कि वह बिस्तर से उठकर बाथरूम को भागता है। प्राय दस्त पतला पानी वाला होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा ही होता है, बेग से भी नहीं निकलता, कभी कभी इसका रंग पीला होता है। प्राय दस्त के आने के बाद उसे अपने दिन सवेरे तक कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसा अनेक व्यक्तियों में पाया जाता है जिन्हें सालों इस प्रकार सवेरे दस्त आने की हजत होती है, वे इसे रोक नहीं सकते। कभी कभी इस प्रकार के दस्तों के साथ रोगी के पेट में दर्द, ऐंठन, बेचैनी, जल आदि शिकायतें होती हैं। पैटूल जिस स्थान को छूता है वहाँ वहाँ खराश होती है, जलन होती है, वह स्थान लाल हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है एक जगह देर तक खड़े न रह सकना, स्नायु प्रदान हो रहा। रोगी एक जगह देर तक खड़ा नहीं रह सकता है। जब भी वह खड़ा होता है उसे बेआरामी अनुभव होती है। बैठने के लिए कुर्सी दिख जाए तो झट बैठ जाता है। सल्फर के रोगी को अगर कुछ देर खड़ा रहना पड़े तो उसकी तबीयत घबरा जाती है। खड़े रहने पर उसका मन डामाडोल हो जाता है, दिल घबराने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, पेट में, आंतों में, पैर की नाड़ियों में भारीपन अनुभव होने लगता है। स्त्रियों को पेड़ों में बोझ लगने लगता है। या तो व्यक्ति जगह ढूंढकर बैठ जाता है या टहलने लग जाता है। खड़ा किसी हालत में नहीं रह सकता है। चलने में उसे दिक्कत नहीं होती, परंतु देर तक खड़ा रहने में उसे परेशानी हो जाती है। स्नायु प्रदान होना, इस औषधि का रोगी देर तक जगह पर खड़ा नहीं रह सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि वह स्नायु प्रदान नर्वस होता है।
उत्तेजित, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होता है। चिकित्सक नहीं समझता कि रोगी स्नायु प्रधान है, परंतु वास्तव में सल्फर का रोगी स्नायु प्रधान होता है, उत्तेजित होता है, जरा से शोर शराबे से चौंक उठता है, सोते हुए कोई आवाज़ हो जाए तो चौंक कर ऐसा उठता है मानो तोप की आवाज़ सुनी हो। नेक्स्ट सिम्टम है पानी अधिक, खाना कम। इस औषधि का संक्षिप्त सूत्रों का निर्माण करते हुए किसी लेखक ने लिखा है, पीता अधिक, खाता कम। रोगी कहता है कि उसे भूख लगी है, परंतु खाने को बैठता है तब खाया नहीं जाता है। बहुत साधारण सा खाना खा सकता है। अत्यंत हल्के पदार्थ, इस प्रकार के एक ही सूत्र के लक्षण बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। दोपहर 11 बजे पेट खाली मालूम पड़ना। अगर दिन के 24 घंटे में कोई समय ऐसा है जब सल्फर का व्यक्ति पेट में खालीपन का, भूख का सा अनुभव करता है तो वह दोपहर के 11 बजे का समय है। जिन लोगों को 12 बजे खाने की आदत है वो 1 घंटा पहले 11 बजे पेट में खालीपन का सा अनुभव करने लगते हैं। मानो पेट अंदर को धंसा जाता है, बेचैनी हो जाती है, ठहर नहीं सकते। अगर उनके खाने का समय 1 बजे से 12 बजे उन्हें एक प्रकार की बेचैनी होने लगती है। खाने के नियमित समय से 1 घंटा पहले पेट की एक प्रकार की बेचैनी सल्फर का चरित्रगत लक्षण है। नेक्स्ट सिम्टम है कुत्ते की नींद सोना, बार बार नींद टूटना या प्रातः 3 बजे तक ही सो सकना। इस मेडिसिन का व्यक्ति कुत्ते की नींद सोता है, झट जाग जाता है, फिर सो जाता है। नींद स्वप्नों से भरी रहती है, स्वप्न बड़े स्पष्ट होते हैं। सजीव रात्रि के प्रथम पहर में उसे निद्रा आ घेरती है। प्राय सवेरे 3 बजे तक सोता है, परंतु 3 बजे के बाद नींद टूट जाती है या बेआरामी की नींद आती है या बिल्कुल नहीं आती। वह देर तक सोना चाहता है, दिन निकलने तक सोना चाहता है, सूरज की रोशनी न निकले वह सोता रहे यह चाहता है। और अगर 3 बजे के बाद उसे नींद आ जाए तो गहरी नींद आती है, उठाए नहीं उठता। सवेरे देर तक सोते रहना चाहता है। यह समय ऐसा होता है जब अगर नींद आ जाए तो इस नींद में उसे आनंद आता है। यह स्वप्न रहित निद्रा होती है। नक्स का रोगी भी 3 बजे तक ही सोता है। अब हम बात करेंगे इसकी पोटेंसी और प्रकृति की। अगर आप मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसकी 30 पोटेंसी चूज कर सकते हैं। इसके बाद चिकित्सक ऊपर नीचे जा सकता है। पुराने रोगों में सल्फर 200 पोटेंसी उपयुक्त रहती है। फोड़े फुंसियों के लिए निम्न शक्ति या अनेक कार्य साधक औषधि है। इस विषय में डॉक्टर केंट ने कहा है कि मानव को जितना भी रोग हो सकते हैं वे सब इसमें पाए जाते हैं और डॉक्टर समझ सकता है कि उसे किसी अन्य औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु ऐसा समझना भूल है। सल्फर मुख्य तौर पर गर्म प्रकृति के रोगी के लिए है, परंतु इसका रोग मध्य तापमान पसंद करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि शीत प्रकृति के रोगियों को सल्फर नहीं दी जानी चाहिए। शीत प्रकृति के रोगियों के लिए भी यह उतनी ही लाभप्रद है जितनी उष्ण प्रकृति के रोगियों के लिए है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब लेता हूँ विदा। मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।